राधे राधे सभी को। उम्मीद है कि आपकी तैयारी एकदम धाकड़ चल रही होगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपका रिवीजन भी चल रहा होगा। एंड उसी के रिगार्डिंग आज का ये सेशन रहने वाला है। ये सेशन पेडागॉजी लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पेडागॉजी के थोड़े से और क्वेश्चंस को लगाएंगे, जिससे हमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हेल्प मिल सके। आपको पता है पेडागॉजी जो है वो दोनों में पूछा गया है, लगभग 10-10 क्वेश्चन जो है वो दोनों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा थीम है सरलतायाम सौंदर्यम अस्ति, यानी कि देयर इज़ ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। इसको बस ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये। If a student has spatial intelligence, as a teacher, what would you suggest specialization area of study to his or him parents for further studies? यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशेषता क्षेत्र जाने के लिए मार्गदर्शित करेंगे। अब देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर बच्चे के अंदर एक क्वालिटी है, दैट इज़ उसका जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो अच्छा खासा डेवलप हो रखा है। जहाँ पे बात होती है स्पेशल इंटेलिजेंस की, वहाँ पे बात करते हैं हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की। आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी। उन्होंने बताया था कि जो लोग होते हैं उनमें डिफरेंट तरीके की इंटेलिजेंस पाई जाती है, एंड सब में डिफरेंट होती है, सब में भिन्न होती है। एंड द थ्योरी हैज क्रिटिसाइज्ड बाय मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी फॉर इट्स लैक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट। इसको कई लोगों द्वारा जो है क्रिटिसाइज किया गया, बट इसको जो है उस क्रिटिसाइज से ज़्यादा जो है इसको अपनाया भी गया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, बट मिक्सचर ऑफ वेरियस एबिलिटी को हम मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसमें इन्होंने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के 9 प्रकार बताए। पहला है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है शब्दों के प्रभावी प्रयोग की क्षमता, यानी कि जो है कम्युनिकेशन या फिर बोलने में बहुत अच्छा हो, या फिर उसका जो लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो। अब ऐसे लोग या तो लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, वक्ता बन सकते हैं, क्योंकि इनका लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छा होता है। बात करें सेकंड की, तो सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि जिसकी जो है कैलकुलेशन या फिर आप कह लो अरिथमेटिक, ये सब जो है वो स्ट्रांग हो। तर्क गणना और समस्या समाधान की क्षमता वाले व्यक्तियों के अंदर जो है लॉजिकल मैथमेटिकल एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि आपके वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए, मैथमेटिशियन हो गया, इंजीनियर हो गए। थर्ड आता है म्यूजिकल कैटेगरी का। म्यूजिकल का मतलब है, नाम समझ में आ रहा है, संगीत को समझने, बनाने और प्रस्तुत करने की क्षमता को हम म्यूजिकल कैटेगरी में जोड़ते हैं। और इसका उदाहरण है संगीतकार, गायक और वादक। इन तीनों में जो है म्यूजिक जो कंपोनेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। फिर आता है बॉडली काइनेस्थेटिक। बॉडली काइनेस्थेटिक का मतलब क्या है कि जो मतलब कि बहुत ही एक्टिव हो, या फिर जैसे आपके कोहली साहब है, कोहली का जो फिजिकल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो उसकी जो काइनेस्थेटिक है वो काफ़ी स्ट्रांग है ना। तो उसमें खिलाड़ी आ जाएंगे, नर्तक हो जाएंगे, शिल्पकार आ जाएंगे, सर्जन आ जाएंगे। शरीर की का कुशल उपयोग और वस्तु का नियंत्रित करने की क्षमता को हम बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर जोड़ते हैं। फिर जो आती है आपकी आती है स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब क्या है कि दृश्य स्नातक दुनिया को समझने और कल्पना करने की क्षमता, यानी कि आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं और किस तरह से आप जो है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी किसी आर्ट में। समझ रहे हो, आपकी इमेजिनेशन जो है आपको कितना मतलब कि कितना दूर लेके आती है, दैट इज योर स्पेशल इंटेलिजेंस। और ऐसे के उदाहरण होते हैं जैसे कि चित्रकार हो गए, वास्तुविद हो गए, और नेविगेटर हो गए, है ना, आर्किटेक्ट्स हो गए। ये सब जो है ये सब आते हैं किसमें, स्पेशल इंटेलिजेंस में। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है कि दूसरे की भावनाओं
उद्देश्यों और प्रेरणाओं को समझने वाला। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें नेता आ जाएंगे, शिक्षक आ जाएंगे, मित्र आ जाएंगे, या फिर परामर्शदाता ये आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक आता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। इंटर मतलब क्या है? इंटरपर्सनल का मतलब है दूसरों को समझने वाला। इंट्रापर्सनल का मतलब है खुद को समझने वाला, कि आप खुद को कितना अच्छे से समझते हैं। जैसे कि लेखक हो गया, चिंतक हो गया, है ना, दार्शनिक हो गया। नेचुरलिस्टिक जो है उसका मतलब होता है आप कितने नेचर से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं? प्राकृतिक, पर्यावरण, जीव जंतु और पौधों को पहचानने वाले और समझने वाले की क्षमता। जैसे कि आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हो जाएंगे, जीव विज्ञानी हो जाएंगे, कृषक हो जाएंगे, ये सब क्या है? ये जो है नेचर से जुड़े हुए इंसान। फिर लास्ट आता है, लास्ट कैटेगरी जो है वो है एग्जिस्टेंशियल की, जिसका मतलब है कि जीवन के गहरे प्रश्न जैसे, यानी कि आप फिलोसफर समझ लो, आध्यात्मिक, दार्शनिक, चिंतक, जैसे ओशो की बात करते हैं तो ओशो जो है वो एग्जिस्टेंशियल की कैटेगरी में आएंगे, समझ रहे हैं? तो वही चीज बोला है, क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई बच्चा जो है वो स्पेशल इंटेलिजेंस में काफी स्ट्रांग है तो ऐसा टीचर आपको उसके पेरेंट्स को क्या बोलना चाहिए, कि किस तरह से आपको गाइड करना चाहिए, कि वो मैथमेटिशियन बन जाए, फिलोसफर बन जाए, या साइकोलॉजिस्ट बन जाए, फिजिसिस्ट बन जाए। तो मैथमेटिकल आपको मैंने बताया ये किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके मैथमेटिकल वाली कैटेगरी में। पेंटर्स, सर्वेयर, आर्किटेक्ट्स ये आ जाएंगे आपके स्पेशल इंटेलिजेंस वाली कैटेगरी में। अगर बच्चा जो है बहुत अच्छा इमेजिन, देखो पेंटर क्या है आपको पता है, पेंटर क्या करता है, जो वो आंखों से देखता है उसको वो क्या बोलता है आपके पेपर पे उतारता है। मतलब कि क्या है, एक मतलब कि जो परसीव कर रहा है वर्ड को, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है उस परसेप्शन को। ठीक है, म्यूजिशियन आपको पता है ये म्यूजिकल कैटेगरी में आ जाएंगे, और योगी, सैंट, टीचर, पॉलिटिशियंस वगैरह ये किस में आ जाएंगे आपके, ये इंटरपर्सनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है जो आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, द रोल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो है मेन ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी मुख्य रूप पे वो किस पे बेस्ड है, या फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन ओनली, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ओनली, एक्सपीरियंस एंड सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन, टेक्स्ट बुक नॉलेज ओनली। तो देखो यहाँ आपको ना थोड़े समझना है एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है। इसका मतलब है कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। ये जो है आधारित है आपका एक, इसके आधार पर एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं डेविड कॉल्ब मॉडल। डेविड कॉल्ब मॉडल, इन्होंने बोला था कि लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जो नॉलेज है वो आप एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हो। ठीक है, पर सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट बी फॉलोड बाय सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन। परावर्ती चिंतन भी उसको मतलब आना चाहिए। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर 3, एक्सपीरियंस एंड सब्सिक्वेंट रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रहेगा। और थोड़ा सा आप यहां पर समझेंगे, देखो ए और डी ऑप्शन जो है लगभग सिमिलर है। अक्सर क्या होता है कि जो ऑप्शन जो है सेम दिखते हैं या अपोजिट दिखते हैं, उनमें से कोई एक सही होता है। ठीक है, यहां पे आ गया ओनली, मतलब अगर इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हल्का सा भी इफेक्ट कर रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो उसमें हमारे जो 5 कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, जिसको हम 3D मॉडल बोलते हैं, 3 मॉडल बोल लो आप, इसमें डू, रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई आता है ना, और ये सर्कल में घूमते रहते हैं। पहला आता है एक्सपीरियंस, पार्टिसिपेंट एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटी, फिर उसको शेयर करेंगे, पार्टिसिपेंट रिव्यू व्हाट अकर्ड ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, शेयरिंग करने के बाद उसको प्रोसेस करेंगे कि हाउ द एक्टिविटी वॉज परफॉर्म्ड, फिर जनरलाइज करेंगे, कनेक्शन बैठाएंगे कि इनके और इसके बीच में क्या लिंक है ना, और फिर उसको डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो ये आपके कंपोनेंट होते हैं डू, रिफ्लेक्ट एंड अप्लाई। सेम ऐसे चलता रहेगा, डू फिर रिफ्लेक्ट फिर अप्लाई और फिर वापस डू फिर रिफ्लेक्ट फिर अप्लाई। ये आपका सर्कल हो जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का। ठीक है, ये चीज आपको, ये प्रोसेस आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
आगे आते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सट्रेनियस कोग्निटिव लोड। अब एक्सट्रेनियस या फिर अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है। अब ये होता क्या है, पहली चीज तो ये समझना, लोड का मतलब आप समझते हैं, लोड का मतलब क्या है, भार। एक्सट्रेनियस मतलब कि एक्स्ट्रा भार। कॉग्निटिव मतलब कि जो दिमाग से मेंटली रिलेटेड हो। शब्दों को मैं तोड़ रहा हूं, आप समझिए। लोड मतलब क्या होगा, लोड मतलब भार, जो बर्डन आप पे पड़ता है। एक्स्ट्रा मतलब क्या है, जो अतिरिक्त है, जो एक्स्ट्रा है। कॉग्निटिव मतलब जो मेंटल या फिर मेंटल स्टेट या फिर दिमाग से रिलेटेड होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड जो है वो ऐसा मेंटल एफर्ट है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं ऑन द वे इंफॉर्मेशन आर डिजाइन एंड प्रेजेंटेड टू लर्नर, इस प्रोसेस में। अब आपसे पूछा है कि इसका मेन कारण क्या है, क्या मतलब कि मेंटल एफर्ट को वेस्ट करने का मेन कारण क्या है। inadequate background knowledge, poor strategies and distraction, the inherent task complexity या lots of example। ठीक है, तो इसका मेन कारण है कि आप जो है, जो मेंटल एफर्ट है, उस मेंटल एफर्ट आप डाल रहे हैं किसी काम में, वो वेस्ट हो रहा है। उसका मेन कारण क्या है, आपकी पुअर स्ट्रैटेजीज, डिस्ट्रैक्शन और कंफ्यूजिंग लेआउट आप कह लो। इस केस में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन का प्रोसेसिंग पावर होता है वो यूज हो जाता है, जो कि आप उस पावर को आप फर्दर लर्निंग में यूज कर सकते थे। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि आपका मेंटल एफर्ट जो है वो वेस्ट हो रहा है ना। क्योंकि देखो, पुअर स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है कि वो स्ट्रैटेजी तो आपके काम करेगी नहीं। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि वो टाइम भी आपका वेस्ट हो रहा है, साथ साथ आपका मेंटल बर्डन भी बढ़ता है। ये आप समझते हैं जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो किस तरह से पुअर स्ट्रैटेजीज और डिस्ट्रैक्शन जो है आपके कॉग्निटिव लोड को बढ़ाती हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कोर्सेज इन द एरिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय। तो विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित किए जाते हैं या फिर होते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन है और यहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन है, तो ये होगा, जबकि इसका आंसर है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी एपिक्स बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बल्कि एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। किसके? पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई है। इस बॉडी का जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका काम होता है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कोर्सेस। ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कोर्सेस, ये इसका काम होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ डिसीजन टेकन बाय टीचर्स इन प्री एक्टिव फ्रेजेस ऑफ टीचिंग। तो कौन सा जो है इन ऑप्शन में से प्री एक्टिव फेज में लिया गया निर्णय नहीं होता। अब देखो, एक्चुअली टीचिंग के 3 फेज होते हैं, मैं यहां पर समझाता हूं आपको। टीचिंग के 3 फेज होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो जो मैं बोलता जा रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। पहली स्टेज को हम बोलते हैं प्री एक्टिव स्टेज, ठीक है। दूसरी स्टेज को बोलते हैं हम इंटर एक्टिव स्टेज, और तीसरी स्टेज को हम बोलते हैं पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। प्री एक्टिव स्टेज में हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या क्या आ जाएगा कि बच्चों के लिए कौन से टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना, कौन से टीचिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर कितने घंटे हमें पढ़ाना चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिकल करवाना चाहिए, कितने घंटे की थ्योरी करवानी चाहिए, और क्या किस तरह से हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ये सब जो हम प्लानिंग का काम है वो प्री एक्टिव स्टेज में करते हैं। इंटर एक्टिव में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो हमने प्लान किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंटर एक्टिव स्टेज में। वो पोस्ट एक्टिव में
जब काम हो गया तब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इवैल्यूएशन कई तरीके से किया जा सकता है, टेस्ट लेके किया जा सकता है, या फिर मतलब वेरियस तरीके हैं, ठीक है, उससे आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अब आते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने पूछा था कि प्री एक्टिव स्टेज कौन सी नहीं है। प्री एक्टिव यानी कि प्लानिंग वाली, तो सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड ये प्लानिंग प्री एक्टिव स्टेज है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मटेरियल्स ये भी प्री एक्टिव है। इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये कौन सी है, ये आपकी पोस्ट एक्टिव स्टेज है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला है मैच द स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन टू देयर स्पेसिफिक एज और पीरियड। आपको पता है एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने कई स्टेजेस बताई थी। मैं एक बार पहले पूरी स्टेजेस दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ 8 स्टेजेस आपको दिखाई गई थी, ठीक है, जो कि ईयरली बेसिस पे थी। जैसे 0 से 1 साल के जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो उनके अंदर जो साइको सोशल कॉन्फ्लिक्ट होती है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की होती है, ठीक है। इन्फेंट लर्न टू ट्रस्ट केयर गिवर्स टू मीट देयर बेसिक नीड्स। जो छोटे बच्चे 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको क्या ही पता है, समझ रहे हो। तो जो उनके माता पिता हैं, जो उनके केयर गिवर्स हैं, वो उन पर पूरी तरह 100% विश्वास करते हैं। अगर आप बोलोगे कि ये चीज़ नहीं खानी तो वो नहीं खाएंगे, ठीक है। इसमें बेसिक वर्च्यू जो होता है वो होप का होता है। 1 से 3 साल के बच्चे जो हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट का होता है। जो इस एज के बच्चे होते हैं उसको टॉडलर बोलते हैं। टॉडलर जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं एक सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। थोड़ा सा समझने लगते हैं चीज़ों को, पर ये बेसिक लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे उनको कि क्या बोलते हैं, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, बताओ कि क्या बोलते हैं, ये चीज़, ये कंप्यूटर सही रहेगा कि i3 सही रहेगा कि i5 सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, ऐसा नहीं। मतलब कि जो आपने यहाँ पर सीखा है, जो उन बच्चों ने सीखा, वो हैबिट को वो कैप्चर करते हैं, फिर उसके हिसाब से वो सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल डेवलप करते हैं। 3 से 6 साल के बच्चे जो हैं उनके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का चल रहा होता है। और इस स्टेज में चिल्ड्रन असर्ट कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिंग प्ले एंड सोशल इंटरेक्शन। प्ले खेल खेल में, ये जो आपका है प्री प्राइमरी वाला जो ये स्कूल का जो पीरियड होता है, इसमें बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, ठीक है। कैसे इनिशिएटिव लेना खुद सीखते हैं, खुद से बाहर, जैसे अगर किसी दोस्त ने बुलाया तो खुद से बाहर जाना सीखते हैं, ठीक है। पहले क्या इस स्टेज में वो होता है, नहीं होता। पहली बात तो इस स्टेज में तो चल ही नहीं पाते। दूसरी बात, इस स्टेज में जो है वो दूसरे पर भरोसा नहीं करते, कम करते हैं। 6 से 12 साल में जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का होता है। यहाँ पर बच्चे जो है कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं, ठीक है। एक सेंस ऑफ प्राइड इन अकम्पलिशमेंट एंड एबिलिटी वो डेवलप करते हैं। देखते हैं आप, जैसे बच्चा कोई जो है टीचर, बच्चे ने अच्छा किया और टीचर ने यहाँ पे गुड लिख दिया, तो बच्चा जो है इतना खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि मतलब कि दैट इज़ द सेंस ऑफ प्राइड, जो कि उसने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। 12 साल से 18 साल के बच्चे जो हैं उनके बीच में जो है जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन का होता है, जिसकी बेसिक वर्च्यू जो है वो फाइडेलिटी है। यानी कि टीन एक्सप्लोर पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ सेल्फ, खुद को जानने की समझ या फिर खुद की पर्सनैलिटी को समझने की वो कोशिश करते हैं एंड उसी में वो कन्फ्यूज रहते हैं। 18 से 40 ईयर्स की जो स्टेज होती है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो एडल्ट होते हैं वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, साथ साथ रिलेशनशिप ब्रेक भी होते हैं, फिर वो उससे खुद को आइसोलेट करते हैं। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये इसमें जाता है। 40 से 65 वाला जो एज ग्रुप है उसमें जनरेटिविटी एंड स्टैग्नेशन ये कॉन्फ्लिक्ट रहती है, ठीक है। 40 से 65 साल के लोग जो हैं आप देखते होंगे कि वो काफ़ी जो है पेशेंट होते हैं, वो ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, ज़्यादा आपके नर्चर करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वो ज़्यादा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। 65 प्लस वाले जो हैं वो
उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है वो ईगोज इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की होती है, जहाँ पे जो बुजुर्ग हैं वो अपनी जो पुरानी लाइफ है, उनकी जो पहले की लाइफ थी, जो पहले के 65 साल थे, उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड कभी कभी जो है वो फुलफिलमेंट की फीलिंग आती है, कभी कभी उनको रिग्रेट होता है कि ये नहीं कर पाया, उस टाइम पे मुझे ये करना चाहिए था, ये ऐसा वैसा। ये बेसिकली एरिक्सन के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो इन्हीं को आपसे पूछा गया है कि मैच करना है स्टेजेस को उसकी एज से। तो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो है वो आपको देखने मिलता है 65 साल से ऊपर, सॉरी 65 साल, हाँ ठीक है, जो मैं अभी बताया आपको, जो आपको देखना पड़ेगा 65 साल से ऊपर, ठीक है। तो पहले का हो जाएगा थर्ड। अगर पहले का थर्ड हो गया तो ये सारे ऑप्शन अपने आप कट गए, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये कब होता है, ये आपके 1.5 साल से 3 साल के बच्चे के बीच में होता है, ठीक है। इंटीमेसी एंड आइसोलेशन जो लव वाला होता है कॉन्सेप्ट, वो कहाँ पे आता है, वो आपका आता है 20 से 45 साल के बीच में, अर्ली एडल्टहुड। और जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है वो एडोलसेंस की एज में ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर बाकी नहीं भी पता था, कुछ कुछ आपको पता था, तब भी आप एलिमिनेशन की मेथड से इजीली कर सकते थे। बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बना है, आप ये देख सकते हैं रीट लेवल 2 जो इसी साल 2025 में हुआ था, उसका ये पेपर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ करिकुलम डिजाइन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ 2005 जो है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी एम ऑफ करिकुलर डिजाइन क्या था, उससे पहले हम समझ लेते हैं। देखो आपको पता है जो एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है 1986 में उसने ये प्रपोज किया था, ठीक है। और साथ साथ उसी के रिगार्डिंग एनसीईआरटी जो है वो भी डेवलप हुआ था 1988 में। जो है कई सारे एनसीएफ आए हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 1975 का है, 1988 का है, एनसीएफ 2000 भी इंपॉर्टेंट है, और 2005 जो है वो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इसमें बात करता है फॉस्टर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की एंड मोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट की, साथ में ये बात करता है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की थ्रू डाइवर्स अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करता है, एक ऐसा करिकुलम डेवलप करने की बात करता है जहां आपको इफेक्टिव लर्निंग एंड इफेक्टिव टीचिंग दोनों देखने को मिलेगी। साथ में एनसीएफ 2005 जो है ये इंश्योर करता है कि बच्चे अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सकें, और इसी के रिगार्डिंग ये है रोट लर्निंग, जिसको हम क्रैमिंग बोलते हैं, जिसको हम रट्टा मार विद्या बोलते हैं, उसको ये मना करता है कि बच्चों को ऐसा रोट लर्निंग नहीं सिखानी, बच्चों को बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सिखाना है आपको, ठीक है। ये बात करता है। तो फिर आप ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्राइमरी एम क्या है, प्रमोट रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मार तो नहीं, अब मैंने बता ही दिया। इंक्रीजिंग दी टेक्स्ट बुक साइज, टेक्स्ट बुक का साइज बढ़ा दो नहीं। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल, ये बिल्कुल सही है। आपको जो है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए या फिर सिखाने के लिए ये बात बोलता है एनसीएफ 2005। थोड़ी सी हम और चर्चा करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, अगर आगे क्वेश्चन आता है तो मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी से बताऊंगा, ठीक है। आगे आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। अ चाइल्ड कॉलिंग लुक अलाइक्स ऑल मैन पापा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रोसेस। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना किस प्रक्रिया का उदाहरण है, कंडीशनिंग, डेवलपमेंट, लर्निंग या फिर एसिमुलेशन। अब ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये एग्जाम्पल हैं किसके, ये हैं जियान पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। इसमें ठीक है, इसमें जो ये एग्जाम्पल है अ चाइल्ड कॉलिंग लुक अलाइक्स ऑल मैन पापा, सभी समान दिखने वाले लोगों को पापा कहना, ये है एसिमुलेशन का एग्जाम्पल। अब एसिमुलेशन क्या होता है,
सहसीकरण क्या होता है? सहसीकरण का मतलब है प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीम्स। मतलब कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसको पता है कि जैसे ये खिलौना है, ये आम है, इसको खाते हैं, करेला जो है वो कड़वा है, ये सब जो चीज़ें पता है उसको ऑलरेडी, उसके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ फिट है, उस ब्रेन के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को फिट करना, उसको हम बोलते हैं एसिमुलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन। प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्टिंग कोऑग्निटिव स्कीम्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेवलपमेंट और लर्निंग की हम बात कर चुके हैं, कंडीशनिंग की भी हमने स्किनर साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी भी पिछले लेक्चर में बात की है। अगर ये भी देखो, इसका एक एग्जांपल ये भी है। पहले एक बच्चे ने पहली बार 4 पैरों वाला कोई जानवर देखा, ठीक है, अब वो उसको डॉगी बोलने लगा, ठीक है। अब ऐसे दिखने वाले, आसपास के दिखने वाले क्या बोलते हैं, सभी जानवरों को वो डॉगी ही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो गई है कि भाई 4 पैरों वाला जो जानवर है वो उसको डॉगी बोलते हैं। अब चाहे वो क्या बोलते हैं बच्चा हो गाय का, है ना, या फिर बिल्ली हो, छोटा बच्चा जो है वो उसको डॉगी ही बोलेगा। दैट इज योर एसिमुलेशन, ठीक है। फिर जैसे जैसे बड़ा करेगा वैसे वैसे वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा कि ये डॉग है, ये कैट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, लर्निंग के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू वो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने लगेगा। आगे आते हैं। इन एक्शन रिसर्च वॉज डस प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिजाइन रेफर टू, ठीक है। तो रिसर्च, एक्शन रिसर्च में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप का किसको बोलते हैं? कहने का मतलब ये, अ डिजाइन वेयर मल्टीपल ग्रुप्स आर कंपेयर्ड, a design where one group is tested before and after treatment, a design that does not include pre-testing, a design to generalize findings। अब देखो, a design where multiple groups are compared, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सिंगल ग्रुप की बात की गई है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। a design that does not include pre-testing, अब यहाँ पे लिखा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, मतलब दोनों की बात तो की गई है, तो प्री टेस्ट ये वाला ऑप्शन भी अपने आप एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये ग्रुप की बात की है, सिंगल ग्रुप यानी कि अ डिजाइन वेयर वन ग्रुप इज टेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ये जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, 3 स्टेजेस होते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं है, यहाँ पर समझाता हूँ मैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो बेसलाइन परफॉर्मेंस होती है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। बेसलाइन परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड, ये एक्शन रिसर्च की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसी को वही बोलते हैं प्री टेस्ट, ठीक है। जब इवैल्यूएट हो गया तब देखा जाएगा कि मतलब कहाँ कमी है, क्या है, तो वहां पे ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाएगा। एजुकेशनल ट्रीटमेंट या एडवाइस कह लो या फिर गाइड कह लो, गाइडेंस इज अप्लाइड, ठीक है। जब वो अप्लाई कर दिया उसके बाद फिर उसका री इवैल्यूएशन होगा। री इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं हम पास टेस्ट। तो इस तरह से एक्शन रिसर्च में काम होता है, ये स्टेप्स होते हैं। तो जहां पे प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिंगल ग्रुप डिजाइन का मतलब क्या है, जहां पे एक टारगेट ग्रुप को चूज किया जाएगा, उसके ऊपर ये तीनों स्टेप किए जाएंगे। जो सबसे पहले होता है उसको प्री टेस्ट बोलते हैं, सबसे आखिरी में होगा उसको पोस्ट टेस्ट बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं। विच फैक्टर इज नेगेटिवली इफेक्ट्स द लर्नर चाइल्ड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, भाषीय जो विकास होता है वो किस तरह से, किस फैक्टर की वजह से जो है नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ता है। नेचर ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब कि सिंगल फैमिली है, एकल फैमिली है। फ्रीडम ऑफ
ऑटोनॉमसली कॉन्टैक्ट विथ पीयर्स मतलब आपके दोस्त जो आपके साथी हैं उनके साथ संपर्क बनाने की स्वतंत्रता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेशन बाय पेरेंट्स, माता पिता द्वारा प्रदत्त प्रेरणा की उपलब्धता, या फिर मल्टीपल बर्थ या फिर मल्टीपल ट्विंस जुड़वा। तो कौन सी चीज़ नेगेटिवली इफेक्ट डालेगी भाषीय डेवलपमेंट पे? तो द आंसर वुड बी मल्टीपल बर्थ ट्विंस। अब आप बोलेंगे ये कैसे, ये उसको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं तो ये इसका जो रिजल्ट होता है या जो आउटकम होता है वो जो अर्ली लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है उसको डिले कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ट्विंस होते हैं, बिकॉज ट्विंस फ्रीक्वेंटली शेयर आर यूनिक या फिर कह लो प्राइवेट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों का अपना अपना सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होगा। एंड क्योंकि बच्चे जो है एक तरह से सही हैं, एक तरह से सेम है, और दोनों का अपना अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, दोनों का अपने अपने जो यूनिक एबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को क्या है, पेरेंट्स को दोनों के लिए अलग अलग स्कीम्स बनानी पड़ेगी। दोनों के लिए उनके जो वर्बल इंटरेक्शन हो और जो अटेंशन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ इफेक्ट डालती है, मतलब ये चीज़ जो है इसी की वजह से जो है जो जुड़वा होते हैं वहाँ पे आपको डिले लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और देखो, नेचर ऑफ फैमिली न्यूक्लियर, मतलब कि अगर क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली है तो आप पता है कि बच्चे जो है फैमिली में आराम से भाषा सीख जाएंगे। जो मम्मी बोलेंगे, जो पापा बोलेंगे, वो चीज़ आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर क्या बोलते हैं अपनाओगे। फ्रीडम ऑफ, अगर आपके दोस्तों के साथ जो है संपर्क बनाने की स्वतंत्रता दी जाए तो आपको पता है बच्चे जो है एक दूसरे बच्चे के साथ जल्दी भाषा सीखता है, तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट तो डाल नहीं रहा। या फिर पेरेंट जो है उसको क्या बोलते हैं प्रदत्त जो स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करें, तो उससे भी बच्चा जो है फास्टली सीखेगा। तो ये तीनों जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट है, ये कहीं से भी नेगेटिव इफेक्ट तो दिख ही नहीं रही। समझ रहे हो, हमें नेगेटिव इफेक्ट समझना है। तो ये चीज़ है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है सेक्शन 29 ऑफ RTE एक्ट 2009 प्राइमरली डील्स विथ। तो सेक्शन 29 के बारे में पूछा गया है। RTE एक्ट का वो किससे डील करता है? करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर, या फिर एडमिशन प्रोसेसेस, या फिर टीचर क्वालिफिकेशन, या फिर राइट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो पहली बात तो RTE एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 2009 में तैयार किया गया था, बट इसको ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में इसको इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था? तो याद रखना 86 अमेंडमेंट के थ्रू जो 2002 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन और मैंडेटरी एजुकेशन देने की बात कही गई थी। और नॉर्मल बच्चे जो उनके लिए 6 से 14, जो डिसेबल हैं उनमें 6 से 18 जो एज के बच्चे हैं डिसेबल वाले, उनको फ्री एजुकेशन और क्या बोलते हैं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद RTE एक्ट के कुछ प्रोहिबिशंस हैं इंपॉर्टेंट वाले। क्या है? बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी है, यानी कि नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बना था, तो ये चीज़ याद रखना। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं होगा। नो एडमिशन, भी कोई एडमिशन फ़ी नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। गवर्नमेंट टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। और जो प्राइवेट स्कूल्स में, उसमें भी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं उनमें 25% रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो चाइल्ड और टीचर का रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये होगा 30:1, यानी कि 30 बच्चों पे 1 टीचर होना चाहिए। प्राथमिक यानी कि ये प्राइमरी के लिए, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 1 से 5 क्लास के जो 1 से 5 क्लास के हैं, मतलब 1 से जो 5 क्लास होती है उसमें कम से कम जो है 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, यानी कि 200 दिन जो है स्कूल खुला रहना चाहिए। 6 to 8 में वही चीज़ 220 दिन की है। उसके अलावा 2 चीज़ और हैं। एक क्या
कि जो शिक्षक होगा, जो टीचर होगा, उसको एक सप्ताह में 45 आवर्स काम करना है, जिसमें आपके प्रिपरेटरी आवर्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। और हर 150 बच्चों पे 5 टीचर होंगे और प्लस एक साथ में एक हेडमास्टर भी होगा। ये रेशियो है, ये याद रखना है, ठीक है। ये भी बोला गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत, ठीक है। इसके कुछ सेक्शंस हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया कि सेक्शन 29 के अंदर क्या आता है। तो सेक्शन 29 के अंदर आपका आता है करिकुलम एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये आती है सेक्शन 29 के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यक्तिगत मापन परीक्षण नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी के मैंने आपको बताए थे कि 3 तरह के टेस्ट होते हैं, डिवाइस करवा देता हूं एक बार। एक को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव मेथड्स, एक को बोलते हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स। ये पर्सनैलिटी को नापने के तरीके हैं। सब्जेक्टिव में आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और केस स्टडी। ऑब्जेक्टिव में आएगा रेटिंग स्केल, जहाँ पे 1 से 10 तक जो है, या 10 तक एक स्केल मतलब कि बच्चों को इवैल्यूएट किया जाता है कि भाई ये जो है इसमें 1 से 10 तक कितने नंबर दोगे आप। जैसे जो CGPA सिस्टम है, वो बेसिकली क्या एक रेटिंग स्केल है, वो ऑब्जेक्टिव मेथड है। इन्वेंट्री या क्वेश्चनेयर है ना, इसी में आपकी आ जाएगी। जो क्वेश्चनेयर है इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं रेमंड कैटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, जिसमें 16 ऑब्जेक्टिव जो हैं क्या बोलते हैं ऑप्शंस हैं, जिसके हिसाब से जो है सेल्फ रिपोर्ट तैयार की जाती है। सिचुएशन टेस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा। प्रोजेक्टिव के अंदर आएंगे आपके एसोसिएशन, कंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन टेक्निक, ऑर्डरिंग टेक्निक, एक्सप्रेशन टेक्निक। कंप्लीशन में आप मान लोगे क्या क्या, जैसे कि सीक्वेंस कंप्लीशन हो गया है ना, कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करो, ये क्या है प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं। एसोसिएशन में आ गया क्या बोलते हैं वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट, ये मतलब कि जैसे बोलते नहीं है, क्या बोलते हैं शब्द दे दिए इनको, इसके साथ कौन सा फिट बैठेगा, या फिर ए एंड द जो है किस में आर्टिकल में ए एंड द लगेगा, किस में नहीं लगेगा, ये सब जो क्या है, ये सीक्वेंस, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ समझ रहे हो। ये चीज़ मैंने पहले आपको समझाई है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन बना है। अब आते हैं वापस, तो कंप्लीशन टेस्ट आपका प्रोजेक्टिव है, एसोसिएशन टेस्ट भी है और रोशा टेस्ट भी आपका प्रोजेक्टिव है। क्वेश्चनेयर जो है ये आपका कौन सा है, ये आपका क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर अभी मैंने बताया किसका है, ये रेमंड कैटल का है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विथ हिज एनवायरनमेंट। ये कथन किसका है? बुद्धि एक समुच्च या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपके डेविड वेचर का, ठीक है। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, पर क्योंकि चलो एक क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़े से स्टेटमेंट वाले देख लेते हैं। ये जो एजुकेशनलिस्ट हैं ये किस थ्योरी से रिलेटेड है और किसने क्या कहा था, थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बी.एफ. स्किनर की। बी.एफ. स्किनर साहब ने जो है बिहेवियरिज्म पे काम किया है, उनके जो वर्क्स हैं वो बिहेवियरिज्म पे है। उनका कहना है बिहेवियरिज्म स्टेट्स ऑल द स्टिमुलाई आर फॉलोड बाय अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट इन विच द इंडिविजुअल इज पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्स्ड। कहने का मतलब क्या है, आपका बिहेवियर कैसा होगा ये वो इन्वायरमेंट तय करता है। जैसे मतलब कि मान लो कि एक बच्चा जो है वो कुछ बच्चों के साथ है, ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ है, और वो ग्रुप ऑफ बच्चे जो हैं ज़्यादा पढ़ते नहीं है, सिर्फ खेलते ही खेलते हैं, तो उस बच्चे का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, वो भी खेलने को ही भागेगा। समझ रहे हो?
सेम चीज़ जियान पियाजेट की बात करें हमें, तो इन्होंने डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी और इन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म पे वर्क किया है। जो क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि इट इंडिकेट्स नॉलेज इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट एंड इट्स ओन कैपेबिलिटीज एंड प्रीवियस स्कीम्स। मतलब कि जो ह्यूमन की नॉलेज है वो किससे मिलकर बनती है, वो बनती है उसका इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसकी खुद की एबिलिटी कैपेबिलिटी कितनी है, और उसकी प्रीवियस स्कीम्स क्या हैं। इन सब को मिला के जो है वो नॉलेज बनती है, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज बनती है। वहीं हम बात करें लियो व्योत्स्की की, तो इन्होंने सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म पे वर्क किया है। इन्होंने बोला है कि लर्निंग एक प्रोसेस है जहाँ पे बच्चा जो है सोशली इंटरेक्शन करके जो है नॉलेज गेन करता है। ठीक है, ये मतलब कि इन्वायरमेंट के थ्रू, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है और लर्निंग एक प्रोसेस है, ये बोला था व्योत्स्की ने। और ये जो है सेंटेंस ये पूछा भी गया है। ठीक है, ये पूछा भी गया है कि ये किसने बोला, तो ये चीज आगे आते हैं। डेविड ऑस्वेल की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि दिस थ्योरी प्रोपोजेस द ह्यूमन बीइंग रिलेट्स द न्यू नॉलेज विथ दोस इट ऑलरेडी पोसेसेस। यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग की इन्होंने बात की है। इन्होंने बोला है कि मीनिंगफुल लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्टेनिंग क्वालिटी लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो मीनिंगफुल लर्निंग है वो आप क्वालिटी लर्निंग और कॉन्सेप्ट को समझ के ही सीख सकते हैं, ऐसा डेविड ऑस्वेल का कहना था। बात करें हम ब्रूनर साहब की, तो आपको पता है ब्रूनर का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको पता होगा। इन्होंने बोला कि लर्निंग बाय डिस्कवरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की इन्होंने बात की थी कि आप प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। ये इन्होंने बोला कि आप करके सीखना है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप उसका प्रैक्टिकल कीजिए, इसीलिए प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट डालती है। मतलब कि एक बार आप करते हैं तो वो दिमाग में कई सालों तक आपको याद रहता है। सोशल लर्निंग की बात करें तो उससे जुड़े हैं हमारे बेंडूरा साहब। ठीक है, इनका कहना है कि सोशल लर्निंग इज ऑब्टेन्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड द रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, जहां पे मॉडलिंग, मतलब कि मॉडलिंग का मतलब क्या है, बच्चों को ढालना, इज एसेंशियल इन द लर्निंग प्रोसेस। आप किस तरह से अपने माइंड को, अपने माइंड के प्रोसेस को उस इन्वायरमेंट में ढालते हैं, है ना। जैसे अभी इंग्लिश में किस ढालने को हम क्या बोलते हैं, ढालने को हम बोलते हैं एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। आप किस तरह से अपने आप को एक एनवायरनमेंट में ढालते हैं, उससे आप सीखते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल लर्निंग। ये बोला था बेंडूरा साहब ने। ठीक है, तो ये कुछ कथन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और कौन से एजुकेशनिस्ट जो हैं वो किस थ्योरी से रिलेटेड हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एलिमिनेशन के थ्रू अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप एलिमिनेशन के थ्रू आराम से कर सकते हैं। आगे आते हैं, व्हाट डज स्कैफोल्डिंग इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रेफर टू। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है। अगर आप मेरे इस पेडागॉजी वाले सेशन से जुड़े होंगे, पहले की क्लासेस की होंगी, तो मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में ही स्कैफोल्डिंग का मीनिंग समझाया था। मैंने आपको बताया था कि इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ देखो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है। परमानेंट सपोर्ट फॉर ऑल लर्निंग टास्क, टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट अचीव इंडिपेंडेंस इन टास्क, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट रोड मेमोरी, या फिर कंप्लीटिंग टास्क फॉर स्टूडेंट। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि मतलब ये कहने का मतलब जैसे आप बचपन में आप साइकिल चलाते थे। साइकिल कैसे चलाते थे, आपके पापा जो हैं आपके पीछे कैरियर को पकड़ लेते थे हल्का सा, और आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि पापा हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर चलते चलते धीरे धीरे चलते थे और पापा जो है साइड हो जाते थे, आप चलाने में लगे रहते थे। आपको दिमाग में यही था कि पीछे पापा पकड़े हुए हैं। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे आपको फिर पापा की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब कि जैसे जैसे स्टूडेंट जो है मास्टरी हासिल करता है, वैसे वैसे सपोर्ट जो है वो अपने आप ही
हट जाती है। तो इसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। इट इज़ द टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प स्टूडेंट अचीव इंडिपेंडेंस इन टास्क। ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आपका वियोस्की की सोशल कल्चर थ्योरी में। लियो वियोस्की की सोशल या फिर कल्चर थ्योरी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। और आपको पता है कि इन्हीं की थ्योरी को आगे जो है पॉपुलराइज किया था ब्रूनर साहब ने। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इसका ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं कि बच्चे को जो है दोनों पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, दैट इज दे आर प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट। ठीक है, फिर बच्चा जब इस जो भी ये कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, इसमें मास्टरी हासिल कर लेगा, फिर वो अपने आप करने लगेगा, पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेज इज नोन एज यूरेका मूवमेंट इन द क्रिएटिव प्रोसेस। क्रिएटिव प्रोसेस में यूरेका मूवमेंट किस स्टेज को बोलते हैं? स्टेज ऑफ इंक्यूबेशन, स्टेज ऑफ रिवीजन, स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो, क्रिएटिव प्रोसेस के 5 स्टेजेस होते हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं प्रिपरेशन, जहां पे रिसर्च किया जाता है, ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है और चैलेंजेस को डिफाइन किया जाता है। सेकेंड स्टेज होती है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन का मतलब है गर्भाधान, यानी कि स्टेप बैक एंड लेट आइडियाज डेवलप सबकॉन्शियसली। अपने यहां पे आपके आइडियाज को सबकॉन्शियसली डेवलप किया जाता है या फिर अपने आप डेवलप होते हैं। इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? प्रबोधन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है प्रबोधन। प्रबोधन का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस द यूरेका मूवमेंट व्हेन आइडियाज क्लिक। आपने कोई आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है और जब एकदम से वो आइडिया फिट बैठ जाता है, एकदम से वो सफल हो जाता है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो एकदम से हक्का बक्का टाइप की फीलिंग होती है या फिर मतलब कि अंदर से बहुत खुशी लग जाती है। दैट इज योर स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन, जब आपके आइडियाज जो है वो क्लिक कर जाते हैं। इवैल्यूएशन 4th स्टेज है। इसका मतलब है कि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, हमारे पास कुछ आइडियाज हैं, हम उसमें से बेस्ट आइडियाज चुन रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। इम्प्लीमेंटेशन, हम उस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरेका मूवमेंट किसका है? इट इज द स्टेज ऑफ इल्यूमिनेशन। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे सवाल बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता है 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजुकेशनल implication of growth and development principle? Not the never give up our efforts to achievement. Everyone should be helped within the sphere of individual strength and limitation, या फिर plan the environmental या फिर educational experience according to particular development stage, या फिर made inadequate arrangement for the subsequent progress and consolidation of the progress achieved during the specific development stage। यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के कौन से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग नहीं है, ये आपको पूछा गया, नहीं पूछा गया है। उससे पहले मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट की बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है ग्रोथ जो है वो बेसिकली एक क्वांटिटेटिव चेंज है, जहाँ पे चेंज आपके फिजिकल एस्पेक्ट में होता है, आपकी हाइट में, आपके हाथ में, हाथ बढ़ रहे हैं, वेट बढ़ रहा है, दैट इज योर ग्रोथ। डेवलपमेंट इन द सेंस वो क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब क्या है, डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। ग्रोथ जो है वो एक टाइम बाद रुक जाती है, जैसे आप बोलते हैं ना कि हाइट जो है 18 से 20 साल के बाद बढ़ती नहीं है, उतनी रह जाती है। तो ग्रोथ जो है एक टाइम तक रहती है, एक टाइम बाद वो रुक जाती है। डेवलपमेंटल आपकी जो है लाइफ टाइम, बुढ़ापे तक, मरते दम तक रहती है। मरते दम तक आप कुछ ना कुछ अपने अंदर ऐड कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इंक्रीज इन हाइट जो है वो ग्रोथ की एग्जाम्पल है, और लर्निंग टू वॉक या टॉक ये जो है डेवलपमेंट है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखना है जिसमें डिफरेंस की बात की गई है।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ने पूछा था कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कौन से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेक इन एडुकेट अरेंजमेंट फॉर सब्सिक्वेंट प्रोग्रेस एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्रोग्रेस अचीव ड्यूरिंग द स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्टेजेस। विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आते हैं। हाउ मैनी आएगा यहाँ पे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, मच यहाँ पे मच नहीं है, मैनी है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड इन द राइट ऑफ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो जो RPWD एक्ट है 2016 का, जिसने रिप्लेस किया था, इससे पहले जो कौन सा एक्ट था, इससे पहले था आपका ओल्डर पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1995। इसको रिप्लेस करके हम ये एक्ट लेके आए थे 2016 वाला। पूछा है कि और इसमें जो पहले डिसेबिलिटीज थी उसमें भी एडिशन किया गया था। तो आपसे पूछा कि 2016 में कितनी तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं या मेंशन की गई हैं, तो याद रखना 21 तरीके की डिसेबिलिटीज इस एक्ट के द्वारा मेंशन की गई है। यदि उन 21 में से कोई व्यक्ति जो है उनमें से कोई सी एक डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो उसको डिसेबल हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, 18वें पे आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू मेन रीजन ऑफ डैश एंड डैश। ग्रोथ और डेवलपमेंट से के दो प्रमुख कारण क्या है? लर्निंग एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एंड एनवायरनमेंट, मैच्योरिटी एंड लर्निंग या प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दो प्रमुख कारण क्या होते हैं? वो होते हैं मैच्योरिटी एंड लर्निंग, परिपक्वता एवं अधिगम। ठीक है, इससे आप ग्रोथ और डेवलपमेंट पाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछता है विच मेथड ऑफ इवैल्यूएशन मेथड इज एम्फसाइज इन NCF 2005 टू रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए जो है किस इवैल्यूएशन मेथड का NCF 2005 में जिक्र किया गया है? समेटिव असेसमेंट या CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन या फिर मल्टीपल चॉइस टेस्ट ओनली या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। NCF की मैंने बात की थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो थोड़ी सी हम NCF के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 4 NCF आई है हमारी, 1975, 1988, 200 और 2005। 2005 वाली सबसे लेटेस्ट है। इसके अनुसार जो है स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होगा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि 8वीं अनुसूची में क्या बोलते हैं दी गई 22 भाषाओं में किया जाएगा। मतलब NCF में जो 8th शेड्यूल है जो लैंग्वेज की बात करता है उसमें 22 लैंग्वेज का मेंशन है, तो इनमें पढ़ाया जाएगा। और किसके अंडर हुआ था ये? तो प्रोफेसर यशपाल, ये आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं NCF 2005 के, वो क्या क्या है? पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मैंने आपको बता दिया कि जो है रोट लर्निंग यानी कि रटंत विद्या को छोड़ना है और आउटसाइड दी टेक्स्ट बुक बच्चों को सिखाना है। सेकंड, रोट लर्निंग मैंने बता दिया। या फिर पाठ चर्चा और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, यानी कि जो क्या बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड स्टडीज़ ना हो, चाइल्ड ओरिएंटेड हो, चाइल्ड सेंटर हो। फोर्थ है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी कि जो स्कूल में जो एजुकेशन मिलती है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं बुकिश ना रख के उसको और तरीके से भी ऐड किया जाए। मतलब कि आप स्पोर्ट्स से भी कुछ सिखाएं, स्पोर्ट्स हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, ICT आपको पता है कंप्यूटर के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। मतलब कि बहुत सारी गतिविधियों की से
मिलके जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, उसके अलावा एनसीएफ में 5 विधियों का जिक्र है। जो हम यहाँ विधियों की बात कर रहे हैं, उस एनसीएफ में 5 विधियों का जिक्र है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, करके सीखना। इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण वाला जो विधि है। टेस्ट मेथड, परीक्षण मेथड, या ग्रुप लर्निंग, जो प्रोजेक्ट वगैरह का मतलब कि ग्रुप में बच्चों को जो है जो प्रोजेक्ट लर्निंग है एक तरह से, वो एनसीएफ 2005 ने उसमें बात की है। मिक्स्ड मेथड में भी, मिक्स्ड मेथड क्या है कि आप जो है थ्योरी, एग्जाम्पल, है ना, और डिजिटल ब्लैक बोर्ड, मतलब बहुत मेथड का इस्तेमाल करके जो है आप बच्चे के लिए जो है मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं सिखाने के लिए। दैट इज योर मिक्स मेथड। ठीक है, ये बात थी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा मेथड स्ट्रेस कम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इट विल बी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अभी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? देखो, ये जुड़ा है आपकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे जो है इवैल्यूएट किया जाता। अब हो सकता है कि कोई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत होशियार हो, लेकिन पेपर के 10 दिन पहले उसको बुखार आ जाए या फिर वो बहुत बीमार हो जाए, जिसकी वजह से जो है बच्चे का क्या बोलते हैं रिजल्ट अच्छा ना आए, मार्क्स कम आए, तो क्या हम उसको बोलेंगे कि बच्चा जो है कमज़ोर है? नहीं। इसीलिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात की गई। यानी कि पूरे साल जो है वो वेरियस तरह से उसको इवैल्यूएट किया जाएगा कि बच्चा जो है कितना ध्यान देता है टीचर से, कितने क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देता है, किस तरह से ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है, उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन किया जाएगा। जो रेटिंग स्केल का कॉन्सेप्ट है, जो सीजीपीए का कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और उसके आधार पे बच्चों का जो है फाइनल मार्क्स या फिर फाइनल वो जो है रिजल्ट वो तैयार किया जाएगा। ये बोलता है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इससे क्या होगा, बच्चे के दिमाग में स्ट्रेस कम होगा। आपको पता है कि जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता है और पूरे साल बच्चे ने कुछ पढ़ा नहीं होता है, तो बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, या फिर बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और उसको 7 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो उस पर कितना प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो उससे हम उसकी ओरिजिनल कैपेबिलिटी जान नहीं पाएंगे कि भाई उसकी रीजनिंग स्किल्स कैसी है, उसकी थिंकिंग स्किल्स कैसी है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। तो उसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेंशन था एनसीएफ 2005 में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको याद रहे। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन पूछता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक की विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्रिएटिविटी इज एडवेंचरस एंड ओपन थिंकिंग, क्रिएटिविटी इज कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिविटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस, या क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर को रिलेटेड। अब इससे पहले मैं ये क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और देना चाहता हूँ। बहुत जो पहले रिसर्चर्स हुए, जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने एजुकेशन की थ्योरीज वगैरह बनाई, उन्होंने ये चीज़ देखी कि जो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस होती है उसके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। और ये भी देखा गया कि जैसे मान लो कि हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं, हाई आईक्यू, नॉर्मल आईक्यू कितना होता है? नॉर्मल आईक्यू जो होता है वो 100 होता है। हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो जो नॉर्मल आईक्यू होता है वो 100 होता है। काम नहीं कर रहा क्या? नॉर्मल आईक्यू जो है वो 100 होता है। 100 से ऊपर वालों को हाई आईक्यू बोलते हैं। तो हाई आईक्यू वाले, ये देखा गया कि जो जिनके पास हाई आईक्यू होता है वो जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हों। ऐसा भी देखा गया जिनके आईक्यू लो है वो क्रिएटिव है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो है एक रिलेशन देखा गया क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में। ठीक है, और इसी के अनुसार जो है, जो हमारे गिलफोर्ड साहब थे, उन्होंने थिंकिंग को 2 हिस्सों में बांटा। एक को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग।
अब इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप चीज़ों को या फिर इन्वायरमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं, कितने मतलब कि आप कितने डिज़ाइंस जो है, कितने ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार कर सकते हैं, समझ रहे हो? दैट इज़ योर क्रिएटिविटी। मतलब कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने तरीके मतलब कि यूज़ कर सकते हो, है ना? मतलब ऐसा एक तो जनरल मेथड होगा जिसमें सब लोग फॉलो कर रहे होंगे, कोई ऐसा मेथड हो सकता है जो किसी ने सोचा ना हो, है। दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी स्किल्स। अब क्रिएटिविटी के एलिमेंट जो है 4 होते हैं, जिनको हम याद करते हैं FFOE से: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनल और इलैबोरेशन। ठीक है, इनके नाम बस याद रखने, हम आगे देखेंगे तब मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ये है हमारी क्रिएटिविटी। अब पूछा है क्या है कि क्रिएटिविटी का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ओपन थिंकिंग एंड एडवेंचरस, ये बिल्कुल है। जब तक आप ओपन थिंकिंग नहीं रखेंगे तब तक आपको नया नज़रिया कैसे मिलेगा सोचने का? खुली सोच होनी बहुत ज़रूरी है। एडवेंचरस का मतलब है साहसी, रिस्क लेने वाला। जब तक अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़ीरो है। आप सोच रहे हैं बट एक्शन नहीं ले रहे, तो उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ नहीं है। क्रिएटिविटी कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल बात सही है। मैंने बताया कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस जो है आपस में जुड़े हुए हैं। क्रिएटिविटी एंड स्कूल अचीवमेंट आर को रिलेटेड, ये बात भी बिल्कुल सही है। स्कूल में आप क्या अचीव करते हैं वो और क्रिएटिविटी दोनों डिपेंडेंट है, रिलेटेड है। कैसे कि मतलब मान लो कि क्या बोलते हैं, स्कूल अचीवमेंट यानी कि आप मान लो कि स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ, ठीक है। आपको एक 100 मीटर दौड़ना था और 100 मीटर आपके साथ और भी बच्चों को दौड़ना था। तो अब आपने दिमाग लगाया कि आपने 10 दिन पहले डेली प्रैक्टिस करनी शुरू करी, डेली आपने स्प्राउट्स खाने शुरू किए, डेली आपने केला खाना स्टार्ट किया, क्योंकि आपने दिमाग लगाया कि मुझे अगर दौड़ना है तो मुझे स्टैमिना चाहिए और मुझे स्प्रिंट मारनी होगी। उसके लिए आपने अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए अपने आइडियाज़ बनाए, अपने क्या बोलते हैं जो आइडियाज़ है उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उसी की वजह से आपको अचीवमेंट मिली। तो एक तरह से क्रिएटिविटी और स्कूल अचीवमेंट जो है वो को रिलेटेड है। क्रिएटिविटी कैरीज ईगो इन्वॉल्वमेंट, ये फैक्टर है गलत, क्योंकि ईगो जो होता है, जो अहम होता है, वो आपको चीज़ें करने से रोकता है। वो बोलता है कि बस मैं ही सही हूँ। जब आप ये चीज़ बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, तब आप जो है आपके आइडियाज़ को ब्लॉक कर देते हैं। आप एक ही चीज़ पर अड़े रहते हैं कि यही होगा, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो वहाँ पर क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था एंड यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा, मीनिंगफुल रहा होगा एंड काफ़ी कुछ आपको उससे सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम सेशन लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ पेडागॉजी की नहीं बट अदर सब्जेक्ट्स की भी, ठीक है। और ये आपको देख सकते हैं आप, हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रैक्टिस के लिए जो है ये PYQ सीरीज चलाई है, जिसमें हम चारों को जो है बराबरी मतलब कि से क्या बोलते हैं बराबरी टाइम दे रहे हैं और सबको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करवा रहे हैं। इसमें हम जो है PYQ डिस्कशन के माध्यम से और भी टॉपिक्स कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ताकि उनसे जो क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि देखो ऐसा है ना, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हम सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकते। और सारे आपसे मैं बोल दूं कि जनरल स्टडीज़ के 500 क्वेश्चन है, ये पढ़ लो, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो हम लिमिटेड क्वेश्चन कराएंगे, पर हम हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़े थोड़े फैक्ट्स जोड़ते जाएंगे, जिससे आपको वो चीज़ याद करने में ईजी रहेगा कि एट द टाइम अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप रिकॉल कर पाओ कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और भी बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।